जबरदस्ती हो रही वो शादी थी जो उसके भाई प्रीतम के लिए एक बेहतरीन बिजनेस डील थी। लेकिन जब उन्होंने प्रीतम का साइड सुना तो मालूम हुआ कि वाकई इशिका के लिए ये शादी अपने काले पास से एस्केप पाने के लिए एक सुनहरा मौका था। वो इससे बचने के लिए अपनी कलाई क्यों काटेगी, पॉइंट तो था। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया जब इस कमरे के दरवाजे पर इशिका की बेस्ट फ्रेंड तृप्ति की एंट्री हुई और उसने आते ही एक ऐसी बात कही जिससे उस कमरे में मौजूद तीनों लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं नहीं कर सकती और ये ढोंग। इशिका ने मेरी वजह से सुसाइड किया है, मैं जानती हूँ। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। What? ये सब क्या कह रही हो? अरे मैडम देखिए, आप शौक में कुछ भी बोल रही हैं। प्लीज बैठ जाइए और इस चीज को सोच समझ लीजिए कि आप दरअसल बोल क्या रही हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मैं रो रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ होशो आवाज में बोल रही हूँ, लेकिन सच में मैं ये कभी नहीं चाहती थी। क्या नहीं चाहती थी? हुआ क्या है? बताओ, साफ साफ बोलो। मुझे इशिका से बहुत जरूरी बात शेयर करनी थी, मगर क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी अकेली नहीं होती थी, मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। फिर जब उसका मेकअप वगैरह होने के बाद वो अकेली हुई तो मैं उससे मिलने पहुंची। कौन है? मैं इशू। अरे तृप्ति, आना कुतिया, अब तू भी पूछ कर आएगी। साली आज से पहले तो कभी पूछ कर नहीं आई, चाहे मैं नहा रही हूँ या हग रही हूँ। चल इधर आप हग देख। क्या हुआ बोल। नहीं, वो तेरा मेकअप वगैरह। अरे गांड मरा है मेकअप, 3-4 घंटे ही तो रहना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इधर आना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस वो कुछ कहने आई थी। क्या तो इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रही है? मैं नहीं तो। चूतिया किसी और को बनाना। जल्दी बोल, क्या बोलने आई थी? कुछ नहीं, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आई थी। तूने इतना कुछ देखा है, सहा है। पहले तेरा वो MMS वायरल हुआ, फिर पापा का जाना। इट वॉज अ लॉट। एंड यू वर देयर विथ मी, आई रिमेम्बर, थ्रू थिक एंड थिन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे तू रो क्यों रही है? यू आर माय बेस्ट फ्रेंड बेबी। नो, I'm not your best friend. मैं तो दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ। मुझे किसी से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। I'm the worst person. तृप्ति, now you're scaring me. बोल ना, ऐसे क्यों रो रही है? I had sex with Abhinav Ishu. What? लॉल, कुछ भी बोल रही है। वो तो अब तक मैंने भी नहीं किया है। Good prank. This is not a prank, Ishika. This is truth. He messaged me one day that he wanted to shop for you. And we went on shopping for you. We shopped for around 5-6 hours in Delhi. रात हो गई और गुड़गांव वापस आना पॉसिबल नहीं था, तो he asked me to stay there. और फिर What the fuck, तृप्ति? You really fucked my होने वाला husband? और मेरे होने वाले पति ने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ? कुतिया, शादी है मेरी आज उसके साथ। How would I be able to live with it? I'm sorry, Tripti. I couldn't keep it in. हाँ, but you were able to get his dick in your holes, हाँ? बोल ना, तूने सेड्यूस किया होगा ना उसको? मेरी शक्ल याद नहीं आई? और वो उस बहन के लौड़े को नहीं समझ में आया? Fuck! मेरा सर घूम रहा है तृप्ति, चली जा यहाँ से। Get your fucking face out of my sight. I understand, Ishika. मैं अब नहीं आऊंगी तुम्हारे रास्ते में। I know this is really important for your family too. मैं आज के बाद ना कभी तुमसे मिलूंगी, ना अभिनव से। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तृप्ति ने उस पूरी कन्वर्सेशन को इतनी डिटेल से बताया कि उस कमरे में मौजूद तीनों लोग समझ पा रहे थे कि उस वक्त इशिका क्या फील कर रही होगी। बिट्रेड, धोखा खाया हुआ। क्या इसलिए उसने अपनी कलाई काट ली? भाटी के दिमाग में यही सवाल चल रहा था। और वहीं इशिका का भाई प्रीतम बिल्कुल शांत था और फर्श को ऐसे ताक रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। तो उसके बाद आप गई क्यों नहीं? आप रिजॉर्ट में ही क्यों रुकी? क्योंकि I'm a terrible woman. I did this to her. लेकिन I wanted to meet Abhinav for the last time. I wanted to touch him for the last time. I wanted to be with him for the last time. और इसीलिए मैंने उसके दोस्त हर्ष को कहा कि वो उसे अकेले उस रूम में लेकर आए। And that's where I was
जब इशिका ने तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ? हम वो were having it. ये We were having sex. इतना सुनते ही प्रीतम के खून में जैसे उबाल सा मारा। वो बिजली की तेजी से खड़ा हुआ और भागते हुए बाहर गया। अर्जुन और भाटी भी उसके पीछे पीछे पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो भागते हुए रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर गया, जहां उस वक्त नीलेश चोपड़ा अपनी बीवी के साथ बैठा था। प्रीतम ने तुरंत उसका गला पकड़ा और उसे धमकाया। कहाँ है तेरा लड़का? ओए बहन के लौड़े अभिनव! ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? पागल हो गए हो क्या? कॉलर छोड़ो मेरा। तेरे उस चूतिया बेटे की वजह से ही मेरी बहन ने खुदकुशी की है। वहाँ वो उसके लिए सज रही थी और वो मादरचोद एक लड़की के लिए अपनी पैंट उतार रहा था। निकाल बाहर उसे, मैं देखता हूँ। निकल, कहाँ है? क्या कह रहा है? अरे ये पागल हो गया है क्या? संभालो इसे, इसने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है। तू देख प्रीतम, अब तू देखते जा। मेरे घर में शादी करके मेरे साथ बिजनेस करना चाहता था ना? चल, अब तू पूरी इंडस्ट्री में बिजनेस करके दिखा दियो। खुला चैलेंज है तुझे, अब निकल यहाँ से। अरे मुकदमा तो तेरे बेटे पर ठोकूंगा। अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड पर अंदर जाएगा सीधा। अब तू करके दिखा कुछ। भाटी और अर्जुन को अंदाजा था कि अगर शादी हो रही है तो दूल्हा दुल्हन के पक्ष में विवाद होना तय ही होता है, चाहे शादी हो या ना हो। दोनों तरफ से मुकदमा दायर हुआ और मामले को जरा शांत करवाकर अर्जुन और भाटी वापस गुड़गांव से दिल्ली की तरफ निकल रहे थे कि तभी भाटी को एक फोन आया। हेलो? हाँ हाँ हाँ, भेज भेज। क्या मंगा लिया भाटी बॉय? बीवी मेरी मिल रही है इतने दिनों बाद और गिफ्ट तुम मंगा रहे हो? गिफ्ट ना है, वैसे 5 बजे के बाद बताइए। फर्ज कर की भाभी जो है, राधिका भाभी, उनके साथ अपने शादी से पहले के दिन याद कर। क्या शानदार दिन याद दिलाया है, वाह। मान ले भाभी तन्ना छोड़ के किसी और से शादी करने लागे तो उसकी शादी में जागा। साले हलकट, मादर जाद, मादर चोद, क्या इमेजिन करवा रहा है साला? क्यों जाऊंगा मैं? वही तो फिर शिका का बॉयफ्रेंड उसकी शादी में क्यों आया था भाई? हो सकता है देखना चाहता हो। तू देख पाता? तेरी बात में तो दम है रे भाटी बॉय। हाँ, इसलिए ड्रेस मंगाया था उस लौंडे का। गाड़ी लगा उसके द्वारे। जरा पूछते हैं क्यों गया था वो। भाटी और अर्जुन ने गाड़ी मयूर विहार इलाके की तरफ मोड़ ली और जल्द ही वो अपनी मंजिल के दरवाजे पर खड़े थे। कौन? पुलिस। एक सेकंड आया। हेलो सर, आइए अंदर बैठिए। अबे, इससे पहले भी लोगों के यहाँ दबिश दी है। लोग कांपते हैं, डर जावे हैं। ये साला किस मिट्टी का बना है? दिल का मामला लगता है भाटी, मुझे हैंडल करने दे। सर आप कुछ पानी वगैरह लेंगे? नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? पता नहीं सर, आजकल जो है यही है। क्या मतलब? सर आप लोग भी इशिका के केस के बारे में मुझसे पूछताछ करने आए हैं ना? हम भी मतलब? सर इशिका के भाई ने भी कुछ लोगों को भेजा था, मगर क्या कहूँ मैं उनसे? है क्या मेरे पास कहने को? मेरे पास तो सिर्फ वो थी, अब वो भी नहीं है। उतना छोड़कर थोड़ी गई है। तुझसे तो उसका ब्रेकअप हुआ था ना पहले ही। सर प्यार ऐसा थोड़ी होता है कि दूर चले गए तो खत्म हो गया। हमारा प्यार बहुत सच्चा था सर। हम 4 साल साथ थे, क्या कुछ नहीं झेला हमने। जैसे एमएमएस का बवाल। ओह, आपको भी पता है? सर पता नहीं वो कैसे शेयर हो गया था। उसके बाद इशिका के पापा ने सुसाइड कर लिया। आई वॉज विद हर ऑल अलोंग सर। जब एक दिन उसने बोला कि वो मुझे छोड़ना चाहती है, मैंने बहुत रोका सर उसे, बहुत, मगर वो नहीं मानी। बोली कि अब दिल नहीं लगता। सर ऐसे कैसे दिल नहीं लगता? तो जब वो छोड़ ही गई थी तो फिर शादी में क्यों गया भाई? सर इस उम्मीद में कि शायद मुझे देखकर उसका मूड बदल जाए। बहुत सुंदर लग रही थी सर वो। खिड़की से देखा मैंने उसे, उसने भी देखा, फिर आ गया और फिर पता चला कि उसने सर
मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आने दी, मगर उसने तो सुसाइड ही कर लिया सर। आराम से भाई, आराम से। विमल नाम है ना तुम्हारा, आराम करो, हम चलते हैं। नहीं सर, बताइए ना। आराम करना, चल 5 बजे निकलते हैं। अच्छा किया टाइम से निकल आए, वरना वो दुखी आशिक मरता गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना और ना माता हमारे। साला ये फोन किसका आ रहा है? तरीनी का है तो उठा ना रे साले। हाँ तरीनी जी। इशिका ने सुसाइड नहीं किया है भाटी। राधिका हैज फाउंड आउट समथिंग। जल्दी लैब पहुंचिए। आज से 2 दिन पहले इसी जगह पर इशिका की शादी होनी थी धूमधाम से, और वहीं आज सामने एक पंडित बैठकर गरुड़ पुराण का जाप करते हुए संस्कृत में प्रार्थना कर रहा था कि इशिका जहां भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन वहां मौजूद प्रीतम जानता था कि उसकी बहन की आत्मा को असल शांति तो तभी मिलेगी जब उसको इस बड़े कदम की तरफ पुश करने वाली तृप्ति को सजा मिलेगी। तृप्ति सामने ही बैठी थी। उसके दिल में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा करने का इतना बड़ा बोझ था कि पिछले 2 दिन से वो यहां से उठकर अपने घर तक नहीं जा पाई। प्रीतम ने अपने दांत पीसे। भले ही तृप्ति ने खुद माना था कि पॉसिबल है कि इशिका ने सुसाइड उसकी वजह से किया हो, लेकिन उसने नीलेश चोपड़ा से बिजनेस डील को इंटैक्ट रखने के लिए एक दांव खेला था और उसके बेटे अभिनव चोपड़ा पर केस फाइल कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि केस से तंग आकर नीलेश चोपड़ा उसके साथ बिजनेस डील के लिए मान जाएगा। नीलेश बेटा, हमारे परिवार को किसकी नजर लगी है बेटा? पहले तेरे पापा और फिर हमारी ईशु। हम कितने सदमे झेलने होंगे बेटा। सब ठीक हो जाएगा माँ। पापा कहते थे ना हमेशा कि बेटा रोते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। पुलिस कर रही है अपना काम, कुछ पता चलेगा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। माधुरी आंटी, आप मेरे साथ चलिए। प्रीतम राधिका की आवाज सुनकर चौंका। उसे अंदाजा नहीं था कि वो लौटकर यहाँ आएगी, मगर जब उसने राधिका को माँ का ख्याल करते देखा तो उसे खुद पर गुस्सा भी आया। उसने राधिका को रोका और कहा, थैंक यू राधिका, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ तब बदतमीजी की। बदतमीजी तो तूने मेरे साथ भी की, मेरे से भी माफी मांगना। प्रीतम चौंका। वो पीछे मुड़ा तो सफेद कुर्ता पैजामा में अर्जुन बैठा था। पुलिस की वर्दी में ना होने के कारण उसे पहचान पाना मुश्किल था। प्रीतम ने उसे इग्नोर किया और पंडित से इशारा किया कि गरुड़ पुराण का पाठ जल्दी रैप अप करे। प्रीतम ने इधर उधर नजरें घुमाई। इस छोटी सी गैदरिंग में बहुत ही कम लोग आए थे। मकसद था कि बस इशिका के लिए एक छोटी सी प्रेयर मीट रख ली जाए। प्रीतम ने देखा कि सरप्राइजिंगली इशिका का होने वाला पति भी सफेद कुर्ते और ब्लू जीन्स पहने एंटर हुआ। पहले तो प्रीतम को गुस्सा आया, मगर फिर उसे रियलाइज हुआ कि शायद नीलेश चोपड़ा केस से डर गया है, इसीलिए बेटे को यहां भेजा। प्रीतम ये सब सोच ही रहा था कि एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे देखा होगा, मगर आप मुझे अभी पहचान नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं होता तो अलग तो लगता हूं। और आज मैं यूनिफॉर्म में इसलिए नहीं आया क्योंकि आज मैं कोई पुलिस वाला बनकर नहीं, एक रिश्तेदार बनकर आया हूं। इशिका आज हमारे बीच नहीं रही। मैं अपनी शादी में उससे मिल नहीं पाया, और 2 दिन पहले मैं उसकी शादी में आया तो वो नहीं मिल पाई। और इस वजह से ही मुझे एहसास हुआ कि आप कभी नहीं समझ सकते कि किसी इंसान के भीतर क्या चल रहा है। दिखने में इंसान हंस खेल रहा हो, मगर हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो, अंदर ही अंदर घुट रहा हो। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए इस माइक का इंतज़ाम किया है।
हम 10-12 लोग हैं, सब अपने ही हैं। ये सेफ स्पेस है। आप आइए, इशिका की फोटो पर फूल चढ़ाइए और उसे लेकर जो भी आपके मन में हो प्लीज कह दीजिए। आई इंसिस्ट। आइए, इशिका की आई, पहले आप आइए। अब ईशु के बारे में क्या कहना बेटा, मेरी अपनी बेटी थी, अपनी कोख में पाला था मैंने उसे, और आज ये दुआ मांग रही हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या कहूँ, मैं तो सोचती थी कि ईशु की शादी हो जाएगी तो मेरा घर सूना हो जाएगा। अब तो मेरे लिए दुनिया सूनी हो गई है। जब किसी के माँ बाप मरते हैं ना, तो उस इंसान के लिए उसका पास्ट जैसे खत्म हो जाता है, लेकिन जब किसी का बच्चा मरता है तो उसके फ्यूचर की भी मौत हो जाती है। मैंने इशिका के साथ अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए हैं। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। उसके पहले पीरियड से लेकर उसकी पहली जॉब तक मैंने सब देखा है। वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती थी, मगर आई फेल्ड। मे शी रेस्ट इन पीस, और काश वो मुझे माफ कर पाए। एक एक करके ऑलमोस्ट सब लोग आए और माइक पर बोले। कुछ एंड तक रोने लगे, कुछ पूरा वक्त चुप रहे और एक सेंटेंस बोल पाए, और कुछ सिर्फ उसकी पुरानी बातें बताते रहे। एंड में उस जगह मौजूद सभी लोगों को ये लग रहा था जैसे वो इशिका के थोड़ा और करीब आ गए हों। जब सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोल लिया तो आखिर में अर्जुन फिर माइक के पास पहुंचा। बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ यार। खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो यहाँ पर आए और इतनी हिम्मत की और बोले। लेकिन एक आदमी और भी है जो इशिका को लेकर आप लोगों से काफी कुछ कहना चाहता है। भाटी, ले आओ उसको। जैसे ही भाटी माइक के पास इशिका के एक्स बॉयफ्रेंड विमल को लाया तो वहां मौजूद सब लोगों की आईब्रोज तन गई। प्रीतम उठने को हुआ, मगर अर्जुन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी में प्यार होता है। उनमें से एक मैं था। इशिका एक ब्राइट लड़की थी, समझदार, पैशनेट, सब कुछ। हम कॉलेज में मिले थे। मैं 1 साल सीनियर था उसका बैंड में, गिटारिस्ट। पता नहीं कैसे उसे मैं पसंद आ गया। वो शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, सच में। न जाने उसके साथ बिताए कितने पल मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं जब मैं उसके बारे में ये बातें कर रहा हूँ। मगर एक बात कहूँ, इंसान और वक्त का कुछ नहीं पता। वो बदलता ज़रूर है। वो भी बदली, और उसने इस चूतिए अभिनव के लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे, मगर मैं उसे कितना प्यार करता था। वो मेरे प्यार की नाकदरी इस तरह कैसे कर सकती थी? मैंने बहुत समझाया उसे, वो नहीं मानी। मैंने उसके कदमों में गिरकर उससे बहुत भीख मांगी कि मुझे ना छोड़कर जाए। इवन उसकी शादी वाले दिन भी मैं सबकी नजरों से छुपता रहा। उसके कमरे में पाइप से 2 फ्लोर चढ़कर पहुंचा। उसे कहा कि मेरे साथ भाग चले, मगर वो नहीं भागी। बोली कि अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? रंडी साली इस पैसे वाले के साथ सोना चाहती थी। अब उसने तुझे इसलिए छोड़ा बेवकूफ, क्योंकि उसे मालूम था कि तूने उसे धोखा दिया। तूने ही उसका और अपना एमएमएस सोशल मीडिया पर शेयर किया। हाँ किया था, तो क्या हुआ? 11,000 लाइक्स भी तो आए थे ना उस पे। जवानी के जोश में कर दिया था। सॉरी बोला तो था। तेरी तो सॉरी बोल रहा है। मेरे बाप ने जान दे दी उस वीडियो की वजह से। 1 मिनट प्रीतम, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ज्यादा बकचोदी की तो तेरी बहन की तरह तुझे भी मार दूंगा, समझा? ये सुनते ही सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, मगर विमल बोलता रहा। हाँ, चौंक क्या रहे हो? मारा, मैंने ही मारा इशिका को। साला हो गई थी गलती, बचपने में शेयर कर दिया था वीडियो। मगर मैं बहुत प्यार करता था उसे। उसके पापा के जाने के बाद भी उसका साथ तो नहीं छोड़ा ना। गलती की वो जानता हूँ, मगर प्रायश्चित भी तो किया था ना। मगर उस एहसान फरामोश बहन की लौड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सज धज के खड़ी थी शादी के लिए।
3 बार समझाया कि भाग चल, शादी करेंगे, तो भी नहीं मानी। बोली शोर मचा दूंगी। तो मैंने भी अपना हाथ उसके मुंह में घुसाया और एक बार में उसकी राइट कलाई पर 3 कट मारे। ब्लेड बाहर फेंका और भाग गया। सोचा कलाई कटेगी तो सबको लगेगा कि उसने सुसाइड किया। लेकिन इतना आसान थोड़ी है पुलिस ने चूतिया बनाना। यही गलती कर गया तू, क्योंकि फॉरेंसिक जांच में इसी बात ने हमारा ध्यान खींचा कि अगर इशिका राइट ही है तो लेफ्ट कलाई काटती ना, जबकि उसकी तो राइट कलाई कटी हुई थी। और वैसे भी जो खुदकुशी करना चाहता है वो 4 कट नहीं मारता, 1 कट मारता है और डीप मारता है। और तभी हमें शक होया कि कमरे में प्रीतम और तृप्ति के अलावा कोई तीसरा भी गया था, भले ही दूसरी खिड़की के सहारे। एक और बात, जिस ब्लेड से तूने कलाई काटी, कम से कम वो तो कहीं और फेंकता साले, नीचे छोड़ के भाज लिया। कतई नूब मूव। अब क्या है, अब तो तेरा फिंगरप्रिंट भी मैच हो गया है। अर्जुन, तुम्हें ये कब से पता था? अरे बस कल रात पता चला, आज सुबह भाटी ने इसे अरेस्ट किया। इकबाल जुर्म यहाँ हो गया और अब सीधा ये जेल जाएगा और फिर फांसी। ऐसे कैसे फांसी? प्यार किया था मैंने, कोई गुनाह नहीं। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम मुझे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। नहीं नहीं, फांसी नहीं। मैंने अपनी मोहब्बत की जान मोहब्बत से ली है। अपनी मोहब्बत की जान लेने की सजा भी मैं अपने आप को मोहब्बत से दूंगा। अरे पागल हो गए के? अर्जुन पकड़ इसने। ए नहीं विमल, नहीं विमल, रुक रुक। इससे पहले कि भाटी और अर्जुन कुछ कर पाते, विमल ने पास रखे माइक स्टैंड से माइक को निकाला और अपनी कनपटी पर इस तरह मारा कि उसके दोनों कानों से खून की बौछार हुई और माइक की तेज आवाज में वहां हुई चीख पुकार दब गई। और जिस आरोपी को फांसी देने से इशिका को जस्टिस और उसकी आत्मा को शांति मिलती, उसने खुद की जान ले ली। कौन है? प्लम्बर मैडम। ओह प्लम्बर, कहाँ गए तुम? जी मैडम, सुने लाए कि आपका पानी टपक रहा है। यू नॉटी, मेरे नल का पानी टपक रहा है। अरे वही मैडम, आपको क्या लगा? मुझे लगा अपने जूते बाहर उतार दो और अंदर आ जाओ। हाथ में टूल किट लिए हुए, गंदी सी टी शर्ट पहने हुए और कंधे पर एक गमछा डाले हुए अर्जुन अंदर दाखिल हुआ तो उसे जोर की खुशबू आई, जिसमें की तेज खुशबू। एक पल के लिए वो ठहर गया, मगर फिर उसने राधिका को देखा जिसने लाल रंग की एक नाइटी पहनी हुई थी। अर्जुन की नजर राधिका से हटी नहीं रही थी। अर्जुन को पीछे पीछे ना आता देख वो पीछे मुड़ी। क्या हुआ प्लम्बर? आओ ना, बाथरूम उधर है। क्या यार राधिका, पानी नहीं यार, ठंड लग जाएगी। नहीं, सीधे बेडरूम। ए अज्जू, कैरेक्टर नहीं छोड़ना है। कुछ देर पहले तो अवार्ड विनिंग एक्टर बोल रहा था खुद को। छोटा सा रोल प्ले नहीं कर पा रहा, बेडरूम में प्लम्बर क्या करेगा? अब इतना हॉट लग रहा है मैं, इतनी गंदी टी शर्ट में। तू नहीं चाहती मुझे बेडरूम में ले जाना? या तो एक्टिंग कर या आज बेडरूम से कल्टी मार लेना, तकिया लेकर। जी मैडम बताइए ना, कहाँ है नल खराब आपका? मैं मेरा कड़ा व्रेंच लेकर आया है ना। अर्जुन वापस कैरेक्टर में आया तो राधिका की आंखों में चमक फिर से वापस आ गई। अर्जुन ने रोल प्ले के मुताबिक बाथरूम में आकर व्रेंच से नल ठीक कर दिया था। मैडम नल ठीक कर दिया है, अब आपका। ओह, मगर एक प्रॉब्लम हो गई है प्लम्बर, मेरे पास कैश नहीं है। डू यू टेक यूपीआई? नहीं मैडम, हम तो कैश लेते हैं, लेकिन आप मजबूर है तो चलो ले लेंगे। मुझे ले लो,
अच्छा एक सेकंड, बस एक सेकंड। इधर देखो प्लम्बर, मैं तुम्हारा पेमेंट करने के लिए अपनी नाइटी उतार रही हूँ। बस अरे बस बस एक सेकंड है, टाइम प्लीज। है हेलो, हाँ बड्डी बोल। अच्छा यार ठीक है, चल ठीक है, आजा। डार्लिंग सुनना, अब मैं क्या कह रहा था ना। अर्जुन इससे पहले कुछ बोलता, उसके पैर के पास एक फ्लावर वेस आकर गिरा और छन्न से टूट गया। अर्जुन चौंका कि मेकआउट सीन में एक्शन कहां से हुआ, मगर जैसे ही उसने राधिका की तरफ देखा उसके होश उड़ गए। निकल यहाँ से, निकल। आ गए ना मेरी सौतन, वो भाटी। हाँ अरे एक केस आ गया है रे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, केस आ गया है। जा अज्जू, तू भाटी के पास ही जा। और अब ये जो तेरी रेंच है ना कड़ी, अब उससे ही इसको नरम करवाना। हट, निकल यहाँ से। अरे सॉरी रे, लेकिन तेरा पानी सूख गया मेरा पानी। और अगर अब की बार टपका तो सच्ची का प्लम्बर बुलाऊंगी। और हाँ, कैश तब भी नहीं होगा मेरे पास। तू जा, केस सॉल्व कर, निकल। अरे यार राधिका डार्लिंग सुन तो, अरे सुन तो। साइला इस भाटी की तो खुद ने शादी की नहीं है और इस हरामी ने मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा के रखी हुई है। जल्द ही अर्जुन भाटी के बराबर वाली फ्रंट सीट पर बैठा था। गाड़ी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी और भाटी जोर जोर से हंस रहा था। अरे एक बात बता, हमारे घर की नाली में कचड़ा फंस गया है, निकाल देगा? साले तेरी गांड में भी डंडा डालकर ना सारा कचरा निकाल देता हूँ। बोल निकालूं? अरे कसम था यार। कौन सा केस है रे जो तू मुझे ऐसे इतना अर्जेंटली बुलाया रे? आज मैंने होम मिनिस्ट्री से फोन आया, पुरानी जान पहचान थी मगर काम नया था। एक डकैती का केस है। क्या? शी, तू मुझे मेरे बीच सेक्स से एक डकैती के केस के चक्कर में उठा कर लेके आया रे? अरे देवा, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे रे? अबे तुझे शादी नहीं करनी है मत कर, मेरी हो गई है, मुझे तो निभाने दे। गाड़ी घुमा रे, वापस छोड़ मुझे। राधिका को फोन लगाता हूँ, मैं इस बार वॉचमैन बनकर आएगा रे। और गया, ज्यादा फैंट मत न बन, कान खोल कर बात सुन ले। ये छोटा मोटा केस ना है, सीधा। जी आप कौन? हेलो हाय, मैं स्पेशल ऑफिसर अर्जुन कचबचे और ये स्पेशल ऑफिसर भाटी, करम सिंह भाटी जी। हमें डकैती के केस में। डकैती के केस में? हाँ हाँ लिजा, आने दो अंदर। आइए, वो अपनी स्टडी में होंगे, आगे से राइट। अर्जुन और भाटी कमरे में दाखिल हुए और फिर सीधे चलने लगे। अर्जुन की नजर अब भी उससे नहीं हट रही थी जिसने उनके लिए गेट खोला था। कतराया हुआ बदन, हल्का सांवला रंग, मोटे होठ, बड़ी आंखें और उस पर बेतरतीबी सी लिपटी हुई साड़ी। भाटी ने अर्जुन को घूरते हुए देखा तो उसको धक्का देकर जयराम की स्टडी में ले गया। एक छोटा सा कमरा था जिसकी 3 दीवारों पर किताबें ही किताबें थी और एक के सामने एक रॉकिंग चेयर आवाज करती हुई हिल रही थी। जय हिंद सर, मैं करम सिंह भाटी। जय हिंद सर, आई एम अर्जुन कचबचे। आप दोनों बरखुरदार अपनी तशरीफ वहां सामने रख सकते हैं। क्या हुआ, खड़े क्यों हैं आप लोग? वो सर, आपने हमको शरीफ क्यों बोला ये सोच रहे हैं। अरे क्या, बेटी की हाथ की चाय आपको पसंद नहीं है क्या? बीवी है वो मेरी। अब मेरी बात आप दोनों ध्यान से सुनिए। ये कहकर बूढ़ा आदमी अपनी रॉकिंग चेयर से उठा और अलमारी से एक पिस्टल निकालकर अर्जुन के सामने रखी। सर, मैं गलती से उन्हें आपकी बेटी समझ लिया। आप इसके लिए मुझे गोली मार देंगे क्या? क्या? अरे नहीं नहीं, ये वही पिस्टल है जिससे हमारा नौकर पिंटू मारा गया। क्या मतलब सर? भाटी, इस केस के लिए तुम दोनों को बुलाने की वजह थी, बड़ी वजह।
आज से पहले भी मैंने ऐसी कई बंदूकें, कई पिस्टल्स अपने हाथ में ली, लेकिन मुझसे गोली गलत जगह नहीं चली। मगर इस बार ये गलती मुझसे हुई। क्या मतलब सर? आपके नौकर पिंटू ने भी लीजा जी को अपनी बेटी कहा था क्या? नहीं, अब हंसी मजाक था कि वो एक बड़ा हाथ मारना चाहता था। 3 दिन पहले की बात है। हर रात की तरह उस रात भी उसने खाना बनाया और मेरे कमरे में दे दिया। लीजा ने खाना खाया मगर मेरा दिल नहीं हुआ, एसिडिटी थी शायद। मैं लेट गया कि तभी रात को 3 बजे के करीब मुझे बाहर खटपट सुनाई दी। पिंटू के कदमों की आवाज मैं पहचानता हूँ, मगर मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ अकेला पिंटू नहीं बल्कि 2 लोग और भी थे। मैंने लीजा को जगाया मगर वो जागी नहीं। शायद खाने में ही कुछ मिलाया होगा पिंटू ने। मैं बाहर निकला तो पिंटू और उसके 2 साथी दूसरे कमरे में रखी घर की अलमारी की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने फुर्ती से अपने सिरहाने रखी बंदूक निकाली और उन्हें धमकाने के लिए उन पर तानी, मगर वो 3 थे और मैं अकेला। मैंने उन्हें धमकी दी कि सरेंडर कर दें नहीं तो मैं शूट कर दूंगा, मगर वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोचा कि इनमें से एक के पैर में भी गोली मार दी तो बाकियों को समझ में आ जाएगा कि यह बंदूक चलती भी है। मुझे पिंटू पर गुस्सा आया। विश्वासघाती साला। मैंने उसकी पैर की तरफ एम किया मगर वो मेरी तरफ लपका और सेल्फ डिफेंस में नली ऊपर हो गई और कुछ ही देर में बाकी 2 लोग भाग गए डर कर, मगर गोली पिंटू के सर के आर पार हो गई। अब आप दोनों को उन दोनों को ढूंढना है। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक। अबे यहाँ क्यों ले आया? लीड है के? अबे हमेशा लीड करते रहेंगे तो जिएंगे कमरे। सैलरी जीने के लिए ना, काम करने के लिए मिलती है। 5 बजे। लेकिन सैलरी का इस्तेमाल तो जीने के लिए ही आता है ना रे। हाँ, अगर अच्छा खाना ही ना खा सको तो क्या फायदा रे? क्यों यार, भाभी भी नाराज है? त्रिलोकपुरी पुलिस स्टेशन, ईस्ट दिल्ली। ये तो वही दिन था ना जिस दिन। हाँ, इसी दिन इंदिरा गांधी को उनके एक सिख गार्ड ने गोली मारी थी। ज्यादा हिस्ट्री तो तन्ने क्या पढ़ाऊं कि क्यों मारी, बस इतना समझ लाया कि दिल्ली पुलिस के लिए वो दिन बहुत अजीब था। क्यों? अरे उस पगड़ी आड़ा सिख ने मारी गोली और देश की सबसे बड़ी नेता की हुई मौत। एवं उनके समर्थकों में यो खबर फैली कि इंदिरा गांधी को एक सिख ने मारा है, तो दिल्ली में जिन जिन इलाकों में सिख रहा करते थे वो हॉटस्पॉट बन गए। वहाँ दंगे हुए। त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली का वही इलाका है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हुए। और न्यूली पोस्टेड जयराम सर ने वहाँ पता नहीं कैसे सरवाइव किया। सुनने में आता है कि कुछ सिखों की जान वहाँ बचाई भी थी, इसलिए मेडल भी मिला था। ओह सच में? ये ले पराठे का। बस इतना ही गोन्या। जब प्रमोट हुए तो सीबीआई में पहुंचे, वहाँ कई बड़े बड़े दिल्ली बेस्ड गैंग्स को पकड़ा। हमने चड्डी बनियान गैंग का नाम सुना होगा। चड्डी बनियान गैंग? ये क्या है? 90s के दशक का बड़ा गैंग था। यू पूरे दिल्ली में खौफ सा फैला रखा था। कच्चे बनियान में आते थे, बॉडी पर तेल लगाकर रातों में घरों में घुसते थे। ज्यादातर उन घरों में जहाँ बुढ़े लोग रहते, अलग घर में मौजूद लोगों का मर्डर करते थे, हथौड़ा पेचकस वगैरह थे। फिर पूरे घर में लूट मचाने लगते थे, घर में रखे खाना खाते थे, दारू पीते थे, तहस नहस सब। और फिर साढ़े हग मूत भी जाते थे घर में। चाइला फुल डेंजरस रे। और फिर गए। तब जयराम सर ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था। गैंग के 1-2 लोगों को मारा था,
उसके बाद काफी हद तक ये गैंग खत्म हो गई थी। वैसे साला कितना अजीब बात है ना, जिस ऑफिसर ने डकैती करने वाले इतने बड़े गैंग की मां चोद दी, उसके खुद के घर में उसके नौकर ने डकैती करवाई। लेकिन डकैती होना कहाँ दी, बीच में तो गोली चाल गई ना, जयराम सर ने गोली चलावी थी। वाटी, एक बात और बता रहे, जब जयराम सर ने इतने साल पुलिस में काम किया तो दुश्मन भी तो कई सारे बनाए होंगे ना, तो ये भी तो हो सकता है कि उनमें से कोई। एंगल तो है, लेकिन ये बात या तो तब पता चलेगा ना जब मालूम पड़े कि पिंटू के साथ जो 2 और डकैत थे वो कौन थे। साथ ही ये पिंटू के बारे में भी पता करना पड़ेगा। अगर ये 5 साल से उस घर में काम कर रहा था तो फिर इसने डकैती करवाने के लिए 5 साल वेट क्यों किया? अब ये बात पिंटू तो बता ना पाएगा, मगर उसके साथ ही शायद बता पाए। लेकिन जल्दी करना होगा सब। एक काम कर, तो उनके पास जा और दोबारा पूछताछ कर ले, उनका और उनकी बेटी, हमारा मतलब बीवी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। तब तक मैं ये पिंटू और बाकी के 2 लोगों का पता लगाता हूँ। पराठा बढ़िया था रे, बढ़िया। कितने हो गए? अरे जेब में रख लेने, दे दूंगा मैं। हाँ सही है, मेरी शादीशुदा जिंदगी की ना गांड तूने मारी। पैसे तो दे कम से कम। चल मैं निकलता हूँ, बाय। बाय। ये 2 डकैत कौन थे, रणबीर तक पूछना पड़ेगा। हेलो, हाँ रणबीर, हाँ सुन, तना जयराम चौधरी घर की सीसीटीवी फुटेज निकाली है? सीसीटीवी कब खराब हो जा, और तने सुनो कुछ नजर ना आ रहा के? एक काम कर, जल्दी चांदनी चौक आ पराठे वाले गली, तो पिंटू नौकर के घर चलेंगे। और सुन, कैश डाल लियो। अब इस केस की जांच रफ्तार पकड़ने लगी थी। जहां एक तरफ भाटी और रामबीर पिंटू और बाकी 2 डकैतों की तलाश में थे, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अब जयराम और लीजा से डिटेल में पूछताछ करने पहुंच रहा था। अर्जुन ने डिफेंस कॉलोनी पहुंचकर फिर से जयराम के घर की बेल बजाई, तो इस बार भी गेट जयराम की जवान बीवी लीजा ने ही खोला। अर्जुन घर में दाखिल हुआ। लीजा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अर्जुन इस बात से खुश था कि जयराम अभी घर पर नहीं था। इस तरह से उसे यह मौका मिल रहा था कि वो पूरे घर को किसी क्राइम सीन की तरह स्कैन कर पाए। उसने इधर उधर नजर घुमाई और घर के आंगन को गौर से देखा। इस घर के मेन डोर से सीधे घर के हॉल में एंट्री मिलती थी। इसी हॉल में एक डिनर टेबल थी। डिनर टेबल के राइट में किचन का डोर और डिनर टेबल के लेफ्ट में मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के बराबर में स्टडी रूम। वहीं किचन के बराबर में एक गेट, जो कि दूसरे कमरे का एंट्री पॉइंट था, जहां घर की अलमारी रखी थी। अर्जुन इमेजिन कर पा रहा था कि कैसे जयराम को आवाज आई होगी। वो बेडरूम से हॉल में आया होगा, सामने उन तीनों को देखा होगा, बंदूक तानी होगी और फिर भागते हुए पिंटू पर गोली चलाई होगी। अर्जुन ये सब देख ही रहा था कि लीजा चाय लेकर आई। जी चाय रेडी है। थैंक यू। आइए ना, यहीं बैठकर पीते हैं। वैसे एक बात तो है, आपका घर काफी ओपन है, लाइट भी खूब आती है। डिनर टेबल पर बैठ के दिन में खाना खाओ तो बिल्कुल धूप वूप पड़ती है। जी वो मैं पहले इंटीरियर डिजाइनर थी, कईयों के घर सजाए, मगर फिर जब शादी हुई तो मौका ही नहीं मिला, इसलिए ये घर सजा लिया। ओह, उस दिन का क्या याद है आपको? जय ने आपको बताया नहीं? हाँ, मगर आपने नहीं बताया। कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं दोबारा पूछूं। नहीं नहीं ठीक है। तो एक रात पहले पिंटू ने हर दिन की तरह खाना बनाया था, मैंने खाया, मगर खाने में कुछ था शायद, तो मैं सो गई। सुबह उठी तो देखा घर में पुलिस आई हुई थी और पिंटू यहाँ मरा पड़ा था। उसे लेकर जा रहे थे। वो जिंदा था? नहीं, मर चुका था। क्या खाया था आपने? क्या मतलब? एक रात पहले क्या बनाया था पिंटू ने, याद नहीं आपको? बैंगन का भरता और रोटियां, वही था।
अर्जुन ये देख पा रहा था कि लीजा उस किस्से को याद करते हुए काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, काफी ज्यादा नर्वस, इतनी नर्वस कि उसने अब तक अपनी चाय को हाथ तक नहीं लगाया था और ना ही वो अर्जुन से नजरें मिला रही थी। अर्जुन को कुछ अजीब तो लगा। लीजा कुछ देर चुप थी और दूसरी तरफ देख रही थी। तभी अर्जुन ने लीजा के गले पर एक निशान नोटिस किया जो उसके ब्लाउज से झांक रहा था। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। लीजा जी, एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? आई मीन जयराम सर मेरे सीनियर हैं, उनसे पूछने में थोड़ा हेजिटेट करूंगा। जी। आपका और जयराम सर का रिश्ता कैसा था? आई मीन ये मैं जानता हूँ कि उनकी पहली बीवी की अनटाइमली डेथ के बाद आप उनकी दूसरी बीवी हैं, लेकिन आप दोनों के बीच काफी एज डिफरेंस है, इसलिए पूछा। वो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारी शादी अच्छी चल रही है। वो काफी गुस्सैल हैं और चिड़चिड़े भी, जितना मुझे समझ आया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। और आपके गले पर ये चोट कैसा है? नहीं, ये चोट नहीं है, ये वो। ओह, बरखुरदार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह जहीन सर, आपका बयान लेने आया था सर। फॉर्मेलिटी है ना सर, तो आप तो समझते ही होंगे। हाँ, मगर यहाँ बैठकर क्या फायदा? लीजा, ये लो सब्जी, आज बैंगन का भरता बना लेना। कई दिन हो गए घर में बैंगन नहीं बने। और आप आइए, मेरी स्टडी में बैठते हैं। अगली बार मेरे घर में मुझे बिना बताए मत आइएगा। जी सर, बट आपका बयान लेना जरूरी था। क्यों? सब बताया तो था। पिंटू था इस सब के पीछे। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मुझसे सेल्फ डिफेंस में गोली चल गई। नहीं सर, वो तो ठीक है, मगर पिंटू के बाकी दो साथी जो भाग निकले। हाँ, तो आपको उनका कुछ पता चला? नहीं सर, उनके बारे में ही पूछना था। क्या आपने उन्हें पहले कभी देखा था? नहीं। आपको उनकी शक्लें याद हैं तो मैं एक स्केच आर्टिस्ट बुला लेता हूँ। बहुत अंधेरा था और वैसे भी मेरी नजरें अब उतना साथ नहीं देती। तो सर फिर उन्हें पकड़ेंगे कैसे? तो हम लोगों से यही उम्मीद थी मुझे। पूरा डिपार्टमेंट कामचोर हो चुका है, पैशन ही नहीं है। एक काम करो, मत ढूंढो उन्हें, रिपोर्ट में लिख दो कि मुझसे सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी। बाकी दो लोग नहीं मिले, केस बंद हो जाएगा। लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। सर हम केस सॉल्व करना चाहते हैं, मगर उनकी कोई निशानी तो बताइए, कैसे दिखते थे, क्या पहना था, कुछ भी। ओह वेट, याद आया, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे पूरे। शायद वो कच्छा और बनियान में थे। क्या? कच्छा बनियान? हाँ, वो कच्चे बनियान में थे। मैं जब बाहर आया तो वो उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। मुझे देखकर मेरी तरफ आए, फिर भागे गोली चलते ही। थैंक यू सर, इससे काफी कुछ क्लियर हो गया है सर। मैं देखता हूँ। इस केस में नया मोड़ आ चुका था। अर्जुन को पूरा यकीन हो चला था कि ये केस कोई नॉर्मल डकैती का नहीं थे। तो क्या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या जिस चड्डी बनियान गैंग को खुद जयराम चौधरी ने खत्म किया था, उसके कुछ मेंबर उससे बदला लेने आए थे? लेकिन पिंटू उनके साथ कैसे मिला था? ये सारे सवाल अर्जुन के दिमाग में लहरों की तर्ज टकरा रहे थे। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the raids out of your range. He's the master. He's the monster, killing all the gangsters. चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। He's a bad boy. He's a bad boy. He's a bad boy. Motherfucking bad boy. Bad, 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 bad boy. Bad boy. 8. केस अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा था जहां से गजबजे और भाटी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
बस एक नाम था जो बार बार रह रहकर उन दोनों के दिमाग में घूम रहा था, कच्चा बनियान गैंग। तन्ने क्या लगता है काज बचे ये कच्चा बनियान गैंग का काम सा है? अब मेरा छोड़, अपना बता। मैं तो भाई इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। तो तेरे हिसाब से ये काम कच्चा बनियान गैंग का ही है? और क्या, तो खुद ना सोच, सारे तो वही हैं। पॉइंट नंबर 1, जयराम सर ने खुद बयान में कहा है कि उस रात पिंटू के साथ जो 2 लोग थे वो सिर्फ कच्चा बनियान में थे। कहाँ तो था। और दूसरा मोडस ऑपरेंडी यही है। किसकी बंदी रंडी? जब देखो गंदी बातें करा लो थार थे, कान खोल के सुन ले। मोडस ऑपरेंडी यानी क्राइम करने का तरीका। वो भी ऐसे घरों पर अटैक करते थे जहाँ पे बूढ़े और रिटायर्ड लोग रहते थे। रात का ही घुसते थे, लूटपाट करते थे और फिर घर में मौजूद लोगों को हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारते थे और फिर चंपट। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ। अब ऑलमोस्ट सभी तो हुआ है। वो साले हरामी जयराम सर पर भी चढ़ते मगर गोली चल गई होगी, पैनिक मचा होगा, बाकी 2 बाज लिए। अब खाना वाना भी तो खाया ना इन्होंने टेबल पर, जो तो कच्चा बनियान गैंग ही करती है। लेकिन जयराम ही क्यों? कतई बेसिक सवाल मत ना पूछ काज बजे। साफ सीधी बात सा है, आज से सालों पहले जयराम सर ने इनकी गैंग को पकड़ा था। वो भी तब जब इनसे पूरी दिल्ली खौफ खाती थी, और उसके बाद ये गैंग इतने साल से जड़ सा खत्म हो गया था। तो क्या बेरा ये उसी गैंग से जुड़े कोई लोग हों जो बदला लेने आए हों? तेरी बात में तो दम है भाटी, लेकिन मेरी समझ में 2 बातें नहीं आ रही। यही कि भाभी थारते बात क्यों ना कर रही? अरे वो तो इसलिए क्योंकि तू कतई चूतिया बालम सा है। नहीं रे, बकचोदी मत करना। बात ये समझ में नहीं आ रही कि अगर ये सब कच्चा बनियान गैंग का ही काम है तो फिर इसमें घर के नौकर पिंटू का क्या रोल था रे? तो हो सकता है वो भी उनके साथ मिला हो। अरे मगर क्यों? तो कहीं पिंटू भी उनके साथ तो ना था। यो पिंटू कहीं यो कच्चा बनियान गैंग से जुड़ा हुआ था को नहीं? क्या पता उसका कोई अपना तब पकड़ा गया हो और इस बात का फायदा उठाने के लिए उसने ये सब प्लान किया हो। तू तो उसके घर गया था ना, क्या पता चला? हाँ, मैं और रणबीर गए थे तो देखा कि उसके घर में सिर्फ उसकी प्रेग्नेंट बीवी थी। रो रही थी वह और बार बार एक ही बात कह रही थी। क्या? भाटी को उस प्रेग्नेंट औरत का रोना पीटना अब भी याद था। अरे मेरे पति को खा गई वो चुड़ैल। नौकरी नहीं, उस चुड़ैल के घाघरे में घुसने जाता था वो। कितनी बार कहा था मैंने कि वो चुड़ैल तुझे ले डूबेगी। मेरा ना उसका दुख था कि कुछ और था, मगर वो बहकी बातें कर रही थी। कैसी बहकी बातें? अरे यही जयराम सर की बीवी वो लिजा है ना, पिंटू की बीवी बार बार उसे गाली दे रही थी। कह रही थी कि पिंटू ठरकी था और उसके साथ उस लिजा का चक्कर था, इसलिए वो अब घर ना आया करता। तभी क्या होया भाई? अरे तुझे मालूम ना कि मैं अभी घर गया था जयराम के, और जयराम सर घर पे नहीं थे, तो मैंने लीजा मैडम से बात करने का ट्राई किया। वो पिंटू का नाम सुनते ही ना अनकंफर्टेबल हो रही थी, और तो और मुझे उनके गले पर ना एक निशान भी देखा। कैसा, मारपीट का या तिल का? और साले तुम मैडम को क्यों देख रहा था? रुक भाभी ने फोन करूँ। अबे एड़ा है क्या? ठरक से नहीं देख रहा था रे, बस दिख गया। और हाँ, वो चोट का निशान नहीं था, वो हिक्की का निशान था। क्या मतलब? अबे हिक्की मतलब लव बाइट रे, हिंदी में बोले तो अनुराग चिन्ह, समझा कि नहीं? सेक्स के दौरान हो जाता है ना। हाँ तो ये है कि मुझे सच में लगता नहीं कि जयराम साहब में इतना जोश बचेला है कि वो लीजा मैडम पर चढ़कर उन्हें अनुराग चिन्ह दे दें। ये तो किसी जवान खून का ही काम हो सकता है, जिससे पिंटू। करेक्ट रे, करेक्ट। ठीक सा। ऐसा होया तो भी क्या होया, इससे केस पर क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इवन डकैतों ने ढूंढना है। वही बता पाएंगे कि क्या कनेक्शन है उनका और पिंटू का कच्चा बनियान गैंग से। हाँ मगर क्या मेरा लौड़ा जादू की छड़ी थोड़ी है जो घुमाऊं और ये बता दे कि कहाँ है वो डकैत। अबे साले, ना तेरे वो जयराम साहब ना बाटी जलाकर उनको देखा। लीजा सो रही थी तो पहचाने की कैसे? बस सिंपल है ना, सीसीटीवी। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन भाटी, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि जयराम साहब का ना सीसीटीवी ऑलरेडी खराब था। हाँ मगर उनके सामने वाले घर का सीसीटीवी तो खराब ना होया था। मैंने बेरा किया भाई, एक सीसीटीवी है जो उस पूरी गली को कवर करता है
अगर वो डकैत आए भी होंगे तो उस गली से ही आए होंगे। चल देख कर आए हैं। हाँ सॉलिड आइडिया है। तू गाड़ी निकाल तब तक, मैं जरा राधिका से बात करके आता है। ओके। हाँ राधिका डार्लिंग, आई एम सॉरी ना यार, प्लीज माफ कर दो ना जान। अच्छा सुनो ना, एक रोल प्ले करने का है तुमको। थोड़ी ही देर में अर्जुन और भाटी दोनों उस सामने वाले घर में पहुंचे जिसके सीसीटीवी फुटेज उनके लिए नेक्स्ट क्लू था। उस घर में भी सिर्फ एक पारसी बूढ़ा आदमी और पारसी बूढ़ी औरत रहते थे। पुलिस को देखते ही वो जरा घबराए। अरे अंकल आंटी इतना घबराना कई को, हम लोग हैं ना रे। अरे मगर डिकरा, बोलो तो बात क्या है? हाँ बेटा, अभी तुम लोग इधर रात को नहीं हुआ तो? बेटा सुनो ना, वो बुढ़ों को मारने वाला चड्डी बनियान गैंग फिर से एक्टिव हुआ क्या? दिख रहा, बताना मेरे को। आओ थोड़ा शांति रखो ने, हम लोग चेक कर रहे हैं, आप लोग की सेफ्टी के लिए है ये। ओके डिकरा, परमलाल सुना तूने? ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए हैं। वाह रे वाह खुदाया जी। उनको रफा दफा करने के बाद अर्जुन और भाटी ने उस रात की फुटेज देखना शुरू किया। जिस रात ये पूरा वाकया हुआ था, पूरी तरह साफ साफ तो नहीं, मगर उस सीसीटीवी में परछाइयां देखकर ये समझा जा सकता था कि सामने जयराम के घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अबे यार आधा घंटा हो गया, कुछ दिखा कि नहीं तुझे? अबे थार सामने तो कर रहा हूँ सब, मारे ऊपर क्यों डाल रहा है बूथनी के? यो देख, यो शाम 5 बजे इवनिंग वॉक के लिए जयराम निकला, यो 7 बजे वापस आया। ये लीजा बाहर निकली, देख रहा, दूध लेने, फिर वापस आई, और फिर पूरी रात घर में कोई ना आया। पिंटू तो पूरे दिन का बाहर निकलता नजर ही ना आया। ये साले चक्कर क्या है? तो फिर बाकी के 2 डकैतों ने कहीं और तो एंट्री ली। पॉसिबल नहीं है यार भाटी, मैंने पूरा घर देखा, पीछे से कोई रास्ता नहीं है, और दूसरा आसपास के घर से भी ना पॉसिबल नहीं है। दोनों घर ना काफी ऊंचे नीचे हैं। साला बेरा को ना कि क्या हो रहा है। जवाब ढूंढने जाते हैं, एक्स्ट्रा सवाल लेके वापस आना पड़ता है, एक पे एक फ्री। हमारी बुद्धि फिर रही है भाई, मैं जा रहा हूँ नीचे। अरे भाटी क्या है यार, ऐसे निराश मत होना। अब निराश वाली बात ना है यार, मिनिस्ट्री हमारी गांड में उंगली कर रही है, अब क्या करें इस केस का? 1 सेकंड रुक, तरीनी का फोन आया है। हाँ तरीनी, अच्छा ओके हम आ रहे। क्या हुआ? पता ना, कुछ ज्यादा बताया ना, बस बोल रही थी कि पिंटू की बॉडी से कुछ बेरा चल रहा है, जल्दी चल भाई। अबे तो लौड़े खड़ा क्या है, चल ना। अब क्या हुआ भाटी यार? सुन, 5 बजे ये राधिका भाभी की कोई जुड़वा भी है के? क्यों साले? मैंने अभी एक औरत देखी, बिल्कुल भाभी जैसी, मगर नौकरानी के कपड़ों में। रुक दिखाता हूँ। अबे छोड़ ना भाटी, ये सब बकचोदी बाद में कर लेंगे, अभी फॉरेंसिक लैब चलना, तरीनी वेट कर रही है ना। हाँ तो ठीक कह रहा, चलते हैं जल्दी। अर्जुन और भाटी जब भागे भागे फॉरेंसिक लैब पहुंचे तो देखा कि तारिणी के हाथ में गन थी और वो पिंटू की बॉडी की तरफ एम कर रही थी। अर्जुन घबरा गया। अरे सुनना, जिद छोड़ यार, ऐसे नहीं करते ना, ऐसे मरे हुए को क्यों मारना यार, पाप लगेगा पगली। Are you dumb or what? Leave me, अर्जुन। मैं मार नहीं रही हूँ उसे, बंदूक खाली है। I'm trying to understand something. क्या? बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम दोनों में से किसी ने उस जगह को क्लोजली देखा जहाँ इस पिंटू को गोली लगी थी? हाँ बोलना। क्या तुम्हें कोई मेजर खून के निशान नजर आए? नहीं, मगर हो सकता है कि साफ करवा दिया हो। फर्श के साफ करवाए जा सकते हैं, 2 दिन में पेंट तो नहीं हो सकता ना। दीवारों पर और छत पर भी खून नहीं था? नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही था। पिंटू को गोली ऐसी लाइसेंस्ड 9mm गन से दूर से नहीं पड़ी, ये बिल्कुल क्लोज शॉट था, इतना क्लोज कि उसके सर के पिछले हिस्से पर बारूद के पार्टिकल्स मिले। यानी जिससे भी ये गोली चली है, जानबूझकर चली है, ना कि दूर से, क्योंकि अगर दूर से मारा होता तो खून के धब्बे उछलकर हर जगह होते, मेनली दीवारों और छत पर। इसका मतलब? हाँ वाटी, अब सोच, सीसीटीवी में किसी और का ना दिखना, जयराम का,
फायरिंग के बारे में झूठ बोलना, सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है। अब बारी है एक्शन लेने की। बोल भाटी बोल।